अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो 4 डेडलॉक की अक्रेंस के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन को हम ट्रू ना होने दें या कुछ ऐसी लिमिट्स अप्लाई कर दें कि आपका जो डेडलॉक है, जो सपोज होल्ड एंड वेट है या प्रेम्पशन है या म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, उनमें से अगर एक भी कंडीशन अगर नहीं आती तो डेफिनेटली आपका डेडलॉक अवॉइड हो सकता है। इसको हमने डेडलॉक प्रिवेंशन कहा। अब हमारा अगला टॉपिक है डेडलॉक अवॉइडेंस का, जिसमें आपके लिमिट किया जाता है कि कोई भी रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट किस तरह से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक सिस्टम है, उसमें एक टेप ड्राइव है और एक प्रिंटर है। The system might need to know that process P will request first the tape drive and then the printer before releasing both resources. Whereas एक दूसरा process Q will request first the printer and then the tape drive. तो priori knowledge resources का, किसी processes का resources की request से related लेके हम डेडलॉक अवॉइडेंस की तरफ जा सकते हैं। Simplest and most useful model requires that each process declares the maximum number of resources of each type that it may need. जितनी भी resources उसको जरूरत होगी, वो पहले से डिक्लेयर करता है कि इस रिसोर्स की जरूरत होगी। जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उसकी मैक्सिमम नीड है और जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, इस इंफॉर्मेशन की बेस से हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। Deadlock avoidance algorithm dynamically examine the resources allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition। कि आपकी डायनामिकली ये चीज एग्जामिन की जा रही होती है कि कभी भी आपकी सर्कुलर वेट एग्जिस्ट ना करे। सर्कुलर वेट को अवॉइड करने के लिए आपके पास प्योरी इंफॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट, कौन कौन सी रिसोर्सेज किस किस प्रोसेस को चाहिए और उसकी अभी एक्वायर्ड कितनी है और उसकी डिमांड कितनी है। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्रोसेसेस। किसी भी रिसोर्स एलोकेशन की स्टेट क्या होगी, उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं और उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, उसके रिमेनिंग रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्स एलोकेशन की सेफ स्टेट क्या होगी? जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम को यह डिसीजन करना लाजिम है कि वो उसको इस रिसोर्स के लिए वेट में भेजना चाहिए प्रोसेस को या नहीं भेजना चाहिए। क्या इस प्रोसेस को इस रिसोर्स के लिए वेट कराना सेफ होगा या नहीं सेफ होगा। अब सेफ स्टेट क्या है और अनसेफ स्टेट क्या है। सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट अगर आपके पास प्रोसेसेस का एक सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे सपोज आपके पास प्रोसेसेस का सीक्वेंस है P1 P2 से लेके Pn तक। In the system such that for each process Pi, the resource that Pi can still request can be satisfied by currently available resources plus resources held by all the Pj। किसी एक प्रोसेस Pi ने कोई रिक्वेस्ट की है रिसोर्स के लिए, तो क्या उस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सकता है जो हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो दूसरे रिसोर्सेज
दूसरे प्रोसेसेस ने रिसोर्सेज हेल्ड किए हुए हैं विद जे इज लेस देन द आई। आपके पास एक नया प्रोसेस आया है आई, ठीक है, और उसने रिक्वेस्ट की है कि आपके एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स रिक्वेस्ट की है पीआई ने, तो हम कहेंगे कि सिस्टम उस वक्त सेफ स्टेट में है अगर उसकी इस रिक्वेस्ट को हम अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस जो दूसरे प्रोसेस ने रिसोर्सेज होल्ड किए हैं उनकी मदद से सेटिस्फाई कर सकते हो। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं। इफ पीआई रिसोर्स नीड्स आर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल देन I can wait until all PJ have finished। अगर उसकी सेफ स्टेट तभी होगी कि हम उसको वेट में भेज देंगे कि अगर उसकी नीड अभी पूरी पीआई की नहीं हो रही तो हम वेट करेंगे कि जब दूसरे सारे प्रोसेस जो दूसरे चल रहे हैं जिन्होंने रिसोर्स एक्वायर किए हुए हैं वो टर्मिनेट नहीं हो जाते। When PJ is finished, PI can obtain needed resources, execute। जब आपका दूसरे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर आपके पीआई उन रिसोर्सेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। और फिर जब पीआई टर्मिनेट करता है तो पीआई प्लस वन इससे अगला जो प्रोसेस था जो इस रिसोर्स की डिमांड कर रहा था वो आपका रिसोर्सेज को एक्वायर करेगा और एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाएगा। और इस तरह से हम कहते हैं कि कोई भी सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है, आपकी रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम जो है वो आपका सेफ स्टेट में है कि अगर उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस रिसोर्सेज हेल्ड बाय द प्रोसेसेस इन एग्जीक्यूशन उससे उसकी डिमांड पूरी हो सकती है। तो अब फर्दर बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। इफ ए सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट तो कोई डेडलॉक नहीं आएगी। सिस्टम कोई अनसेफ स्टेट में कब होगा? कोई भी सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट, आप कहते हैं कोई ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता P1 P2 और Pn तक जिसमें जो आपके एग्जीक्यूशन वाले रिसोर्सेज हैं वो एग्जीक्यूशन वाले प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज छोड़ते हैं तो पीआई चल जाता है। तब आप कहते हो कि सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट के अंदर है। अगर कोई सिस्टम सेफ स्टेट में है तो कोई डेडलॉक नहीं। अगर कोई सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी ऑफ द डेडलॉक, जरूरी नहीं है कि अगर कोई सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो वो डेडलॉक आ ही जाएगा, डेडलॉक की चांसेस हैं। हाँ, अगर कोई सिस्टम डेडलॉक्ड है तो फिर वो अनसेफ स्टेट में मस्ट होगा, लेकिन हर अनसेफ स्टेट वाला सिस्टम आपका डेडलॉक में नहीं हो सकता। अवॉइडेंस क्या है? इंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर एंटर एन अनसेफ स्टेट। आप रिसोर्सेज को मैनेज इस तरह से करते हैं, रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को मैनेज इस तरह से करते हैं कि सिस्टम आपका कभी भी अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा। जब अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा तो फिर आप कहते हैं डेफिनेटली वो आपका डेडलॉक की तरफ नहीं जाएगा। ये वही चीज डायग्राम में शो करवाई गई है कि जो भी सिस्टम आपका डेडलॉक में है वो अनसेफ स्टेट में जरूर होगा, जो सेफ है वो डेडलॉक में नहीं जाएगा। जरूरी नहीं कि हर अनसेफ डेडलॉक हो, लेकिन हर डेडलॉक आपका अनसेफ स्टेट मस्ट होगा। अब अवॉइडेंस के लिए जो आपके एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपके पास सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है तो उसके लिए जो हमारे पास एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम डेडलॉक अवॉइडेंस के तौर पे एज ए टूल यूज कर सकते हैं। अगर आपके इंस्टेंसेस एक से ज्यादा हैं तो उसके लिए आपका एग्जिस्ट करता है बैंकर्स एल्गोरिदम, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। हम आज भी उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे।
यहाँ पे सबसे पहले हम एलोकेशन ग्राफ की बात कर लेते हैं कि एलोकेशन ग्राफ किस तरह से आपका डेडलॉक अवॉइडेंस के तौर पे काम करता है। एक चीज जरूर जहन में रखिएगा कि एलोकेशन ग्राफ स्कीम सिर्फ आपकी उस सूरत में इंप्लीमेंट की जा सकती है अगर आपके पास डेडलॉक रिसोर्सेज आपके सिंगल इंस्टेंसेस वाले हैं। रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस जो हैं वो एक हैं, एक से ज्यादा नहीं है। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर एक नया एज इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो तरह के एजेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें अगर सपोज ये आपका प्रोसेस है, ये दो प्रोसेसेस हैं, सपोज ये आपका एक रिसोर्स है, रेक्टेंगल में हमने शो करवाया। अब जो एज आपका डायरेक्टेड एज रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा, इट इज प्रेजेंटिंग दैट कि ये वाला रिसोर्स इस प्रोसेस ने एक्वायर किया हुआ है। ऐसा एज जो कि किसी प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ आ रहा होगा, तो ये शो हो रहा होगा कि दिस इज रिक्वेस्टिंग एज एंड दिस इज असाइनमेंट एज। ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, अगर मैंने आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को P1 कह दूं, P1 कह दूं और इस प्रोसेस को P2 कह दूं, तो हम कहेंगे कि इस वक्त ये वाली जो अवेलेबल रिसोर्स है ये P2 ने एक्वायर की हुई है और P1 इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। हम एक और एज इसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लेम एज। क्या कहते हैं जी? क्लेम एज। कि कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको कोई प्रोसेस में रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स। यहाँ पे सपोज हम कहते हैं जी कि एक और रिसोर्स आपके पास कोई दूसरा है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला एक रिसोर्स है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस P से एक डॉटेड लाइन इस तरफ को ड्रॉ करेंगे। ये जो डॉटेड डायरेक्टेड एज होगा ये शो करा रहा होगा कि P1 में रिक्वेस्ट दिस रिसोर्स। P1 ने इसको रिक्वेस्ट किया हुआ है और इस रिसोर्स को वो रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लियर? अब ये स्टार्ट में T0 टाइम पे आपका ये डॉटेड एज होगा, लेकिन जब आपका P1 प्रोसेस इस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर लेगा तब आपका ये डॉटेड एज जो होगा ये सॉलिड एज बन जाएगा। क्लेम एज कन्वर्ट्स टू रिक्वेस्ट एज व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स। रिक्वेस्ट एज कन्वर्टेड टू एन असाइनमेंट एज व्हेन द रिसोर्स इज एलोकेटेड टू ए प्रोसेस। अब सपोज ये अगर रिसोर्स इस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया गया है तो फिर ये पहले आपका एक रिक्वेस्टिंग एज है, फिर आपका ये क्या बन जाएगा, ये असाइंड एज बन जाएगा। असाइंड एज क्या होता है? आपका रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एज होता है। अब हम कहेंगे कि P1 प्रोसेस के पास ये वाली रिसोर्स है और इसको मे रिक्वेस्ट दिस रिसोर्स। अभी रिक्वेस्ट किया नहीं है, हाँ जब रिक्वेस्ट कर लेगा तब आपका ये वाला एज जो है ये सॉलिड एज बन जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। When a resource is released by a process, assignment edge converts to a claim edge. अब सपोज P1 ने इस रिसोर्स एज को यूज कर लिया, अब ये आपका क्लेम एज बन जाएगा। और क्लेम एज आपका कैसे होता है, माइट भी ये दोबारा से भी इस रिसोर्स को मांगे तो ये आपका क्लेम एज किस तरह से होता है, आपका डॉटेड लाइन में शो करवाया जाता है, ऐसे डॉटेड लाइन में। अब जो आपका असाइनमेंट एज था वो आपका क्या बन गया, डॉटेड एज बन गया यहाँ पे। क्लियर? When a resource is released by a process, assignment edge converted to a claim edge. Resources must be claimed a priori in the system.
जो भी प्रोसेस रिसोर्स रिक्वेस्ट करेगा उसको पहले उसको क्लेम करना मस्ट है, वगरना वो उसको आपका रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एल्गोरिदम कहता है। जी, अब ये आपका एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ के अंदर प्रोसेस P1 के पास है रिसोर्स R1, प्रोसेस P2 is requesting for the R1, process P2 may request R2, process P1 may request R2। अब इस केस में ये डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे करवाएगा, डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे करवा सकते हैं? इसके लिए अगर आप किसी क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज में कब कन्वर्ट करेंगे, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें, आपको जब कोई रिक्वेस्ट करेगा, सपोज यहां पे अगर हम देखें P2 may request to the R2 where P1 may request to the R2, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है। अगर ये P2 R2 को रिक्वेस्ट कर देता है तो ये आपका डॉटेड जो है वो इस तरह से सॉलिड बन जाएगा। अब R2 P2 को असाइन करने से पहले ये जरूर देखा जाएगा कि अगर हम इसको असाइनमेंट एज बना रहे हैं, अगर असाइनमेंट एज बनाएंगे तो डेफिनेटली ये एज आपका रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा। अब अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा इस तरह से। तो एलोकेशन ग्राफ आपका, एलोकेशन ग्राफ जो है आपका वो आपको हेल्प करता है कि आप डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे कर सकते हैं। वो कहता है जी कि अगर किसी क्लेम एज को असाइनमेंट एज, फिर किसी क्लेम एज, कोई क्लेम एज पहले रिक्वेस्टिंग एज में कन्वर्ट होगा, फिर असाइनमेंट एज में कन्वर्ट होगा। असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपके सिस्टम एलोकेशन ग्राफ के अंदर साइकिल बन जाता है तो तब आप कहेंगे कि हमने रिसोर्स नहीं देना प्रोसेस P2 को। जैसे सपोज अब आप यहाँ पे इस केस में देखें, इस सिनारियो में, कि अगर प्रोसेस P2 को ये रिसोर्स दे दिया जाए तो यहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, साइकिल एग्जिस्ट करने में हो सकता है कि वेरी नेक्स्ट मोमेंट में आपका P1 इसको R2, अभी तो क्लेम एज है, ये आपका बन जाए रिक्वेस्टिंग एज। जब ये रिक्वेस्टिंग एज बनेगा तो ये एक साइकिल बन जाएगा। अभी साइकिल बन गया है, जब इसको रिक्वेस्ट करेगा तो ये आपका डेडलॉक कंडीशन में चला जाएगा। तो क्लेम एज इंट्रोड्यूस करवाएगा एलोकेशन ग्राफ के अंदर। अगर किसी एक क्लेम एज को असाइनमेंट एज में कन्वर्ट करने से आपके एलोकेशन ग्राफ के अंदर साइकिल आ रहा है तो हम कहेंगे कि आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा और डेडलॉक आ सकता है। इसलिए इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर हम ये वाला असाइनमेंट नहीं देंगे। हालांकि अगर इसकी पहली कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें तो R2 फ्री पड़ा हुआ है, हम P2 को दे सकते हैं, R2 कोई यूज नहीं कर रहा R2 रिसोर्स को, लेकिन R2 रिसोर्स को उधर से P2 ने यूज कर लिया, उधर से P1 ने अगर रिक्वेस्ट कर दी तो जो साइकिल जो ग्राफ बनेगा उसमें साइकिल आ जाएगा और साइकिल में फिर आपका आगे डेडलॉक आ सकता है। तो इस तरह से एलोकेशन ग्राफ को यूज करते हुए हम डेडलॉक अवॉइडेंस कर सकते हैं, डेडलॉक से बचा जा सकता है। Suppose that process PI requests a resource RJ. The request can be granted only if converting the request edge to an assignment edge does not result in the formation of a cycle in the resource allocation graph. अगर आपके resource allocation graph में cycle exist कर रहा है तो आप कहेंगे कि assignment edge आप नहीं बनाएंगे, लिहाजा आप उसको रिसोर्स आप नहीं देंगे। जब आप रिसोर्स नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप डेडलॉक को अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे। अगला हमारा एल्गोरिदम डेडलॉक अवॉइडेंस का जो है वो बैंकर्स एल्गोरिदम है।
ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, हमने पहले जिक्र किया कि जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो आपका एससी रिसोर्सेज के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, जहां पे आपका रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस एक से ज्यादा हैं, तब आपका बैंकर्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होगा। बैंकर एल्गोरिथम की वर्किंग हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से वर्किंग कर सकता है। इसके लिए हमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। जो टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, जो प्रोसेस सिस्टम के अंदर है हर सिस्टम के पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है, उसके पास इस वक्त रिसोर्सेज कितने हैं, किसी प्रोसेस के पास कितने हैं, उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है, और उसकी डेफिनेटली फिर रिमेनिंग नीड हम कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिनारियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपको इस स्क्रीन के अंदर एक सिनारियो नजर आ रहा होगा जिसमें हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्स ए के इंस्टेंसेस हैं 10, रिसोर्स बी के इंस्टेंसेस हैं 5 और रिसोर्स सी के इंस्टेंसेस हैं 7। 5 तरह की प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P1, P2, P3, P4 और P5। आगे एलोकेशन बताई गई है कि ए प्रोसेस P1 के पास इस वक्त ऑक्युपाइड कितने इंस्टेंसेस हैं, ए के, बी के और सी के। आगे हर प्रोसेस की मैक्सिमम नीड बताई गई है कि उसकी मैक्सिमम नीड कितनी है। डेफिनेटली मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन हम निकालेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग नीड आ जाएगी हर प्रोसेस की। आगे अवेलेबल का चार्ट है जो कि ये प्रेजेंट करेगा कि अभी सिस्टम के पास किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। यहां से हम डेडलॉक अवॉइडेंस बता सकते हैं कि किस सीक्वेंस से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाए कि आपकी डेडलॉक अवॉइड हो जाए। बैंकर्स एल्गोरिथम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि सबसे पहले सारे प्रोसेसेस की हमने रिमेनिंग नीड निकाल ली है। सपोज P1 का ए रिसोर्स 0 इंस्टेंसेस चाहिए, बी का 1 इंस्टेंस चाहिए और सी का 0 इंस्टेंस उसके पास एलोकेटेड है। उसकी मैक्सिमम नीड ए की 7, बी की 5 और सी की 3 है। इस तरह से इसके 7 माइनस 0 रिमेनिंग नीड 7 और 5 माइनस 1 रिमेनिंग नीड 4, 3 माइनस 1 रिमेनिंग नीड 3। तो हमने कहा ये सारे के सारे प्रोसेसेस की इसी तरह से P2 की अगर देखें उसके पास अभी जो एलोकेटेड है ए के 2 इंस्टेंसेस, बी के 0 और सी के 0। मैक्सिमम नीड ए की 3, बी की 2 और सी रिसोर्स के इंस्टेंसेस 2 चाहिए P2 प्रोसेस को। अब 3 माइनस 2 रिमेनिंग नीड उसकी 1 रहेगी, 2 माइनस 0 रिमेनिंग नीड 2 है, 2 माइनस 0 रिमेनिंग नीड 2 है। इस तरह से हम सारे के सारे प्रोसेसेस की रिमेनिंग नीड यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज अगर हम देखें कि ए रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस अभी ऑक्युपाइड हैं। P1 ने 0 ऑक्युपाई किया हुआ है, P2 ने 2, P3 ने 3, P4 ने 2। तो इस तरह से टोटल जो यूज्ड रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे ए के 7 इंस्टेंसेस यूज हैं, टोटल इसके 10 है। तो हम कहेंगे ए के कितने रिमेनिंग इंस्टेंसेस हैं, 3। बी के टोटल 5 हैं, अभी यूज में कितने हैं, 1, P1 एक 1 लिया हुआ है और P4 ने एक 1 लिया, 1 और 1 2, तो फिर 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3। बी के भी 3 इंस्टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब सी के इंस्टेंसेस की अगर बात करें, टोटल 7 है, यूज में 5 हुए हैं, तो हमारे पास इसके 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। तो एट टाइम 0 जब हम बैंकर्स एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हैं 3, 3, 2। हम देखेंगे क्या इन अवेलेबल रिसोर्सेज से
हम यहाँ में इन सारे प्रोसेसेस में से किसी एक की रिमेनिंग नीड पूरी कर सकते हैं। अगर एक भी प्रोसेस की हम रिमेनिंग नीड पूरी कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो आपका एक किसी भी प्रोसेस की अगर रिमेनिंग नीड पूरी नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो नहीं चलेगा, डेडलॉक अकर होगी। अदरवाइज सपोज अगर मैं यहाँ पे ये रिमेनिंग नीड इन प्रोसेसेस की है तो सॉरी अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो 3 3 2 हैं, ए के 3, बी के 3 और सी के 3। कोई भी प्रोसेस उस वक्त चलेगा जब उसको उसकी हर रिसोर्स की रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस सारे के सारे पूरे होंगे तो वो वाला प्रोसेस चलेगा। हमने इसको P1 पे टेस्ट किया, P1 पे देखा उसको ए के 7 रिसोर्स इंस्टेंसेस चाहिए थे, यहाँ पे 3 अवेलेबल हैं, लिहाजा P1 प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट होगा वेरी फर्स्ट। जब P2 को हमने देखा तो हमारे पास ए के कितने इंस्टेंसेस चाहिए, 1 अवेलेबल कितने हैं 3, बी के कितने इंस्टेंसेस चाहिए 2 अवेलेबल कितने हैं 3, सी के कितने इंस्टेंसेस चाहिए 3 अवेलेबल कितने हैं 2। लिहाजा हम कहते हैं हमारे सीक्वेंस में सबसे पहले जो आपका, अगर मैं इसको ब्लू कर दूं, ब्लू करने से मुराद है कि ये प्रोसेस आपका P2 एग्जीक्यूट हो गया, या यहाँ पे हम एक सीक्वेंस बना ले तो हम कहेंगे सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट हो गया। जब P2 एग्जीक्यूट हो गया इट मींस कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कोई पहले रिक्वेस्ट करेगा, यूज करेगा और फिर उसके बाद रिलीज करेगा। जब ये P2 एग्जीक्यूट हो गया तो उसने जितने भी इंस्टेंसेस एक्वायर किए हुए थे पहले वाले और जो रिमेनिंग उसको मिले थे वो सारे के सारे उसने छोड़ दिए, यानी कि P2 यहाँ से निकल गया और उसने अपने सारे के सारे इंस्टेंसेस छोड़ दिए। सारे के सारे रिसोर्सेज छोड़ने से मुराद जो उसने यहाँ पे ये वाले रिसोर्सेज पहले से एक्वायर किए हुए थे वो भी छोड़ दिए। सपोज अगर हम इसको इस तरह से फिल कर लें, इट मीन्स कि उसने ये वाले रिसोर्सेज आपके छोड़ दिए। जब ये वाले यहाँ से रिसोर्सेज छोड़े तो अब आपके अवेलेबल रिसोर्सेज 3 + 2 जो P2 ने छोड़े, तो यहाँ पे ए के रिसोर्सेज कितने हो गए 5 इंस्टेंसेस, बी के क्योंकि 2 ने बी का पहले कोई नहीं एक्वायर किया हुआ था, सी का भी कोई नहीं एक्वायर किया हुआ था, तो ये लिहाजा ये आपके वही ऊपर वाले ही रहे जो पहले से अवेलेबल थे 5 3 2। अब अवेलेबल रिसोर्सेज ये हैं, कंपटीशन P1 P3 P4 और P5 में है। अब P3 नहीं चल सकता क्योंकि ए के 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, ए की रिक्वायर्ड P3 के लिए 6 है, लिहाजा हमने कहा P3 नहीं चलेगा। P4 चल सकता है और P5 भी चल सकता है। सपोज हम कहते हैं P4 चला लेते हैं, तो P4 में ए के इंस्टेंसेस 2 चाहिए, बी का 1 चाहिए और सी का 1 चाहिए। अवेलेबल हमारे पास 5 3 और 2 हैं। हम कहते हैं जी P4 आपका प्रोसेस चल जाएगा क्योंकि उसकी नीड पूरी हो रही है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद पहले रिक्वेस्ट, यूज और फिर रिलीज, यानी कि ये यहाँ से आपकी कंपटीशन से निकल गया और इसने जो जितने भी प्रोसेसेस रिसोर्सेज पहले एक्वायर किए हुए थे वो सारे के सारे छोड़ दिए। छोड़ने से मुराद अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे P4 की एग्जीक्यूशन के बाद वो 5 + 2 7 रिसोर्सेज, 2 वो वाले जो P4 जाते हुए छोड़ के गया, प्लस 3 + 1 ये वाला 4, और सी के इंस्टेंसेस की अगर बात करें 2 अवेलेबल थे, 1 रिसोर्स P4 ने रिलीज किया तो हमने कहा 3 रिसोर्सेज ये वाले हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब कंपटीशन रह गया इन 3 प्रोसेसेस के अंदर ही, प्रोसेस P1 P3 और P5। सपोज हम P5 पहले चला लेते हैं, तो P5 प्रोसेस पहले चला। P5 प्रोसेस जब हमने देखा तो इसके सारी रिमेनिंग नीड इन अवेलेबल इंस्टेंसेस से पूरी हो रही है। ए के 5 चाहिए हमारे पास 7 है, बी के 3 चाहिए हमारे पास 4 है, सी का 1 चाहिए हमारे पास 3 है, तो हमने कहा हमने P5 को चला दिया। P5 जब चल गया तो इट मीन्स कि ये यहाँ से कंपटीशन से निकल गया P5 भी, और अब
उसने जो एक्वायर किए हुए थे, जो होल्ड किए हुए थे रिसोर्सेज, वो भी छोड़ दिए। जैसे सी के 2 यहाँ पे छोड़ दिए तो सी 3 + 2 5 हो गया। बाकी उसके पास पहले से 0 रिसोर्सेज थे, इसलिए वो आपके पहले वाले जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वही रहे। अब हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं 7 4 5। अब इससे P3 की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और P1 की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। सपोज हम यहाँ पे पहले P1 चला लेते हैं। P1 तो P1 की 7 4 3 चाहिए थे, हमारे पास 7 4 5 है। P1 इस कंपटीशन से निकल गया। P1 जब इस कंपटीशन से निकला तो एंड पे सिर्फ P3 रह गया और हमारे पास रिसोर्सेज, ये वाले रिसोर्सेज प्लस जो P1 ने छोड़े हैं, वो उसने B1 का एक ही रिसोर्स छोड़ा है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई 7 5 और उसके बाद C का उसने कोई रिसोर्स नहीं छोड़ा, लिहाजा 5 ही रहा। तो अब इसको चाहिए 600 और हमारे पास 755 है, लिहाजा ये रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाएगी यहाँ से। तो हमारे पास एंड पे आपका कौन सा प्रोसेस चल जाएगा जी, P3 प्रोसेस एंड पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से बैंकर्स एल्गोरिथम ने हमें बताया कि अगर एक से ज़्यादा रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इंस्टेंसेस एक से ज़्यादा हैं, तो हम इस सीक्वेंस में अगर इस प्रोसेस को चलाते हैं तो हम डेडलॉक अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि डेडलॉक नहीं आएगा अगर हम इस सीक्वेंस के साथ प्रोसेसेस को चला सकते हैं। ये वाला सीक्वेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे कि किसी भी प्रोसेस को आप पहले चला सकते हैं, बाद में चला सकते हैं। तो इस तरह से बैंकर्स एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन करके हम एक सीक्वेंस बता देते हैं कि इस सीक्वेंस से अगर आप चलोगे तो डेडलॉक आपका नहीं आएगा और सारे के सारे प्रोसेसेस को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस दिए जा सकते हैं। ये डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए इतना ही था। अब हम अगली वीडियो के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।